2-3 साल से वो संयोग बनते बनते इच्छा हमारी थी कि आपसे काफ़ी कुछ कला पर बात की जाए, और आज जाके वो संयोग बना, तो इसको बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए। कार्यक्रम का मैं आप लोगों को एक प्रारूप और बता दूं, बड़ा बेसिक सा प्रारूप है। मैं होस्ट हूं, मैं अपने सवाल पूछूंगा, बड़ा क्यूरियस किड का रोल मुझे मिला हुआ है, तो मैं उसमें कई सारे सवाल पूछता रहूँगा। लेकिन उसी के बीच अगर आपको लगता है कि सबसे आपको कोई भी बीच में सवाल पूछना है या आपके जहन में कोई अलग से प्रश्न आ रहा है, तो आप ज़रूर किसी भी समय पर, जहाँ मैं अनौपचारिकता की बात कर रहा था, किसी भी समय पर पूछ सकते हैं और आप भी उसमें इंगेज हो सकते हैं उस बातचीत में। और आज का जो टॉपिक है कलाओं में परस्परता, अक्सर ऐसा होता है कि हम कला को तो समझते हैं सभी, लेकिन किसी एक कला में चूँकि आपकी लगन लग जाती है या आपकी रुचि जागृत हो जाती है, तो धीमे धीमे चाहे आप उस कला में काफ़ी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा में आगे बढ़ें, लेकिन कई बार अन्य कलाओं के जो अनुशासन हैं, कला के जो अन्य अनुशासन हैं, वो आपसे पीछे छूट जाते हैं या आप उनको उस सोहबत में रखकर नहीं देख पाते जो आपकी मुख्य कला है, उसके साथ नहीं देख पाते। विनय सर जैसे रसिक व्यक्ति, विनय सर जैसे व्यक्ति जो जानते हैं कि गायन क्या है, नृत्य क्या है, साहित्य क्या है, तो आज हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि कैसे ये कलाओं के सारे अनुशासन आपस में अंतर्निहित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। और अब बिना कोई देरी के फिर से एक बार स्वागत। और मैं सबसे पहले तो बातचीत की शुरुआत इस प्रश्न से करना चाहूँगा कि आपकी व्यक्तिगत रुचि कला में कैसे बनी, पहला प्रश्न। लेकिन जब वो कला में बनने लगी तो वो क्या क्षण या क्या घटनाएं आप याद कर पा रहे हैं जिसने कला की समग्रता की तरफ, क्योंकि अब आपका काफ़ी लंबा समय उस समग्रता को कहीं ना कहीं रेखांकित करने में जा रहा है, तो वो क्या चीज़ें थी, वो क्या घटक थे जिन्होंने आपको कला के समग्र स्वरूप के दर्शन कराए या वो अभिलाषा जगाई? तो मैं अपने उत्तर की दिशा तय करूं, उसके पहले मैं सबसे पहले तो मैं छतनारा को इस आमंत्रण के लिए दिली तौर पर बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा। बैठक के इस परिसर में आना मेरा पहले पहल नहीं है। संजीव भाई ने जैसे ये सपना ज़मीन पर उतारा तो उसकी पहली आहटों के हम सब साक्षी बने। कई बार कई संगीत सभाओं और समारोह में आने का मौका मिला, लेकिन छतनारा जो एक मुद्दत से संस्कृति, कला और साहित्य के क्षेत्र में जो लगातार सक्रिय है, और केवल वो सक्रियता बहुत सतही नहीं है, वो इतनी गहरी है कि वो एक नई आँख खोलने के लिए भी हमें अवसर देती है कि हम जिन इलाकों में बैठते उठते हैं, दरअसल वहाँ पर होने वाली जो घटनाएं हैं वो कितनी गहरी है, जीवन से संपृक्त है, संस्कृति से संपृक्त है, और वो हमारे लिए जिज्ञासाओं का और कौतूहल का एक बड़ा क्षितिज भी खोलती है। तो उसके आसपास छतनारा ने ये जो सारा का सारा उपक्रम किया है, तो मैं पहले तो इसके लिए इसके जो स्वप्न शिल्पी हैं निशांत और मोहिनी, इनको मेरी बहुत हृदय से बधाई देती हूँ। बहुत समय से हम ये क्षण के प्रतीक्षित थे कि ये क्षण ऐसा आए। मेरी किताब आई तब भी ये स्टार बना रहा कि इस पर बातचीत हो, पहली किताब, लेकिन इन्हीं कारणों से चलता रहा। आज ये अवसर आया है कि निशान सवालों की मुद्रा में है और मैं ये कोशिश करूँगा कि अपने को जवाब दे सकूँ। लेकिन आज इस समागम में मेरे अत्यंत प्रिय लेखक, कवि और विश्व भर में हिंदी की पताका फहराने वाले डॉक्टर जवाहर कर्नावट हैं। मेरे साथी अमीन उल्दी शेख हैं, जो लगातार मेरी रंग संवाद और बाकी तमाम चीज़ों पर हम लोग पूरा सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही सत्र गुजारते हैं, बहुत अनौपचारिक रूप से बातचीत करते ही रहते हैं। इस तरह से मुझे हम लोग सोनाली मेरे साथ है, सिरोठिया जी हैं इतनी दूर से, और आप सब लोग जो जिनको जानता पहचानता हूँ दूर पास से, संजीव भाई हैं और अतुल भैया, अतुल ताते, तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। निशांत, ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए क्योंकि लगातार लगभग 3 दशक जो मेरे कलाओं के आसपास गुजरते रहे हैं और इनमें अपनी जिज्ञासाओं से भरकर आज भी मैं इस तलाश में ही हूँ कि एक सही उत्तर स्वयं मैं अपने लिए पा सकूँ। लेकिन फिर भी जो तृष्णदियाँ भीतर रहीं, उनको जब मैं देखता हूँ कि दरअसल ये बुलबुला उठा कहाँ से, तो कुछ प्रारब्ध में मिलता है हमें और कुछ हम पुरुषार्थ से अर्जित करते हैं। तो जन्म तो हम सबके लिए प्रारब्ध है, आप सब जानते ही हैं। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं
नर्मदा के किनारे जो निमाड़ अंचल है, उस निमाड़ अंचल के एक ऐसे सुदूर गांव जहां पर कि पवित्र कावेरी नदी बहती है। ऐसा माँ बताती है कि हम शैव परंपरा को मानने वाले आचार्य रहे हैं मेरे कुल के, और उसके बाद में फिर जो हमारी नस्लें आगे बढ़ी, तो हम लोग उस गांव में, उस तट पर हम लोग वाध्य परिवार हमारा बसा। अब उस गांव की या हमारे कुल खानदान की खासियत है कि शुरू से ही बड़ा कला प्रेमी रहा। तो जो आंचलिक जो प्रभाव है, असर है, वो तो होने ही थे, क्योंकि ज़मीनी सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, जहाँ से संगीत उपजता है, जहाँ से तीज त्यौहार पर्व एक सभ्यता ने कालक्रम में हमें सौंपे होते हैं, विरासत में सौंपे होते हैं, उनको लेकर गया। लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरी जो माँ रही, 99 बरस की पिछले बरस गुजरी है, तो माँ जो है अपनी माँ से जो लेकर आई थी लोकगीतों का ज़खीरा, इसमें स्मृति में धारण करके आई। तो हमारा बड़ा कोई खानदान था। तो माँ बताती है कि मैं देरानी जेठानियों में इसलिए मेरे ससुर की ज़्यादा प्रिय थी कि मेरे पास कंठ था और मेरे पास लोकगीत थे। तो मैंने कुछ माँ से लेकर आई थी। नौनिहाल मेरा हरसूद रहा, वो भी नर्मदा के किनारे कहीं रहा, और उसके बाद में यहाँ आई। तो मेरे ससुर चूँकि इनमें बड़ी रुचि रखते थे, तो बोले गणगौर पर्व मेरे विवाह के बाद आया। अब गणगौर आप जानते हैं कि निमाड़ का एक ऐसा अनुष्ठानिक पर्व है जो कि शिव और पार्वती के प्रति पूजा अर्चना का अनुष्ठान है, और उसमें भारतीय दाम्पत्य जो है वो पूरी तरह से रूपायित होता है। चैत्र बस अभी अभी आने ही वाला है, चैत्र के बाद होली बीतती है, और होली के बाद अगले 15 दिनों में जो है वो गणगौर का अनुष्ठान होता है। वो गणगौर अपने आप में कैसा पर्व है अंकुश, कि आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, वो मुझे लगता है कि जीवन के रंगमहल का सबसे उदात्त पर्व है, जिसमें कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसकी परस्परता उसमें दिखाई न देती। तो माँ कहती कि मैं गणगौर के गीत भी सीखी, और गणगौर के गीत में गाती थी धीरे धीरे धीरे, चूँकि बिल्कुल कर्मकांडी परिवार हमारा रहा। तो तमाम 12 महीने के जो भी पर्व त्यौहार गुजरते, उसमें माँ सबसे आगे होती, मतलब उन कर्मकांड को करने में भी, लेकिन उनको जिस लालित्य और सौंदर्य बोध से रचने का जब अवसर आता था, तो माँ ही सबसे पहले रंग उठाती, माँ ही का कंठ सबसे पहले गमकता, माँ ही सबसे पहले लोक वार्ताएं सुनाती। ऐसा बताती है माँ कि जब मैं गर्भ में था, तब माँ वहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा और बच्चों की एक शाला जो है बाल मंदिर चलाती थी। तो बच्चों को जो कविताएं, संगीत गाकर सुनाना, ये करना, ये सारा का सारा था। तो कहती जब तू गर्भ में था ना, तो वे सारे काम करती थी। तो अब शायद हो सकता है कि वो सारी चीज़ें मेरे भीतर आई हो, तो वो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हुआ, ऐसे पूरे पवित्र नर्मदा के आसपास उस कावेरी नदी के तट पर मेरा बचपन गुजरा। तो गांव की जो धूल में रम कर मैं बड़ा हुआ हूँ, तो सारी छापें मेरे भीतर रही। ऐसे कहते हैं कि बीज आपके भीतर अगर हो, तो नहीं आपको मालूम कि किस दिन अचानक उसे ऐसी आबो हवा मिलेगी कि फिर वो बीज ऊपर जागेगा और फलित पुष्पित होगा। तो वो पहली सी जो मेरे भीतर जो स्फुरण हुआ, मुझे लगता है कि वो एक तो ये बात भी रेखांकित कर रही होगी कि किस तरह से परिवार के संस्कार और ट्रांस जनरेशनल संस्कार हमें जीवन में आगे लेके जाते हैं। लेकिन इसी के साथ फिर आपके घर में कला निरंतर बनी रही, आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते वो समय आ पहुँचा आपके खुद के कौशल के भी कारण, और आपका सौभाग्य भी रहा कि आपको कई सारे गुरुओं की, कई सारे बड़े कलाकारों का सामिप्य मिला, उनसे लगातार बातचीत हुई। तो इससे पहले कि हम इस पर जाएंगे साहित्य संगीत से कैसे संबंधित है, लेकिन मैं थोड़ा उस बात को भी लाना चाह रहा हूँ कि जब एक व्यक्ति कला में अपनी कच्चे कदम आगे रखता है, लेकिन जब उसे धीमे धीमे उसका एक पूरा बोध मिलता है कि वो अपनी समग्रता में क्या है, तो क्या एक श्रोता के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर आपका कला को देखने का, कला का उत्सव मनाने का नज़रिया बदलता है, और वो आपकी निजी यात्रा में किस तरह से आप उसको बुनते रहते हैं? हाँ बिल्कुल निशांत, ये बिल्कुल ये सवाल पूछा ही जाना था। ये जो जहाँ पर आकर मैंने अपनी बात को, पहले प्रश्न के उत्तर को विश्राम दिया था, वहाँ पर एक बात और मुझे जोड़ने की इच्छा हो रही है कि ये सारा का सारा मुझे मिला, और तब ये था कि हमारे परिवार में संस्कृति और कलाओं को लेकर भी, और अब शब्द की परंपरा के प्रति भी बहुत ही गहरा लाभ था, बहुत लगाव था। मेरे ताऊ जी रामनारायण उपाध्याय,
वो निमाड़ की लोक संस्कृति के अध्येता रहे और उन्होंने उस समय में सारी निमाड़ की लोक संस्कृति की दस्तावेजीकरण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया और हम सौभाग्यशाली के उनको 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ऐसे इस परिवार से मैं वापस कहूँ कि हमारे ताऊ जी पद्मश्री हुए। अब ये जो विरासत हमारे सामने आई, अब इस विरासत का उत्तराधिकार तैयार होने के बाद आती है स्वाभाविक, तो वो तो हम तो रज भर भी उनके सामने खड़े होने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्पंदन हमारे भीतर आया तो हमारे परिवार में लोक नृत्यों को लेकर, लोकगीतों को लेकर, लोक संगीत को लेकर और साहित्य को लेकर लगातार एक बहुत ही गहरी तादात्मकता, गहरा लगाव रहा। मैंने ये देखा कि जब हम लोग उस गांव से खंडवा माइग्रेट हुए, क्योंकि गांव में सीमाएं होती हैं, 8वीं तक की पाठशाला थी, तो उसके बाद यदि आपको पढ़ाई करनी है तो क्या करें, तो बिल्कुल एकदम समीपस्थ जो शहर था वो खंडवा था। अब खंडवा के बारे में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते ही हैं, पर फिर भी मैं 2-3 बातें बता दूं कि खंडवा एक ऐसा सौभाग्यशाली शहर है कि वहाँ मध्यकाल के संत सिंगा हुए, जो कबीर की निर्गुण परंपरा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो वहाँ पर इतने सारे संतों की भूमि है, क्योंकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पास में है, तो वहाँ ये प्रवास लगातार संतों का, ऋषियों का बना रहा। खंडवा किशोर कुमार की जन्मस्थली थी। खंडवा माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मभूमि है। आप सब जानते हैं कि हिंदी की कविता और पत्रकारिता में एक स्तंभ की तरह हम माखनलाल जी को देखते हैं। उसके बाद परवर्ती काल में अगर देखिए तो वहाँ पर श्रीकांत जोशी रहे, डॉक्टर श्रीराम परिहार रहे, और रामनारायण जी तो जाहिर है मेरे दादा भी फिर बाद में वहाँ पर हम लोग माइग्रेट हुए, बस गए। जब मैं खंडवा आया पढ़ने के लिए तो खंडवा में एक पूरा सांस्कृतिक वातावरण जबरदस्त था, और वहाँ पर स्कूल में मैं जब भर्ती हुआ तो हमारी स्कूल थी शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला, जो कैसे प्राचार्य के कर्मयोग से या उनके पुरुषार्थ से गढ़ी हुई स्कूल थी, जैसे जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली के नाम से चलता। अब वनमाली जी बहुत ही ऐसे प्राचार्य जिनको उस जमाने में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, बहुत ही स्ट्रिक्ट, यानी टीचर तक घबराते थे कि यार मैं तो प्रिंसिपल यदि मान लो अचानक कक्षा में आएंगे तो हम क्या भूगोल पढ़ा रहे हैं, हम कैसा गणित पढ़ा रहे हैं, और वो पीछे बैठ जाते थे खामोश, बिल्कुल बैक बेंचर के कोर्स में। तो ऐसी स्कूल में एडमिशन लेना भी हमारे लिए चुनौती था। तो हमें घर में कहते थे कि 5वीं में 85% से कम आएंगे तो उस स्कूल में भर्ती नहीं हो पाओगे, इसलिए भैया ठीक से पढ़ो, अच्छे लाओ मार्क्स। तो फिर हम भर्ती उस स्कूल में जो परंपराएं डाली थी वनमाली जी ने, उसमें यह था कि लगातार मतलब लेखनी का, भाषण का, वाद विवाद का, संगीत का, नृत्य का, इन सारी चीज़ों का जो है वो लगातार कुछ न कुछ सिलसिला बना ही रहता था। तो उस स्कूल में मुझे जो है एडमिशन लेने का अवसर आया। वहाँ पर सौभाग्य से मुझे ऐसे गुरु मिले कि जो देख लेते थे कि इस छात्र में क्या करें। तो हम लोगों ने तो जैसे हमारे यहाँ एक तुलसी पुण्य तिथि उत्सव होता था, जिसमें गोपालदास नीरज, माया कोयलू, सोम ठाकुर, निर्भय हाथरसी और नरेंद्र कोहली जैसे जाने कितने विद्वान आते थे, और पूरा 10 दिन तक वो उत्सव होता था। और मैं आज याद करता हूँ तो मैं अपने जीवन का स्वर्ण काल समझता हूँ। इन सारे लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा। संगीत की सभाएं, खजुराहो नृत्य समारोह तो बाद में हुआ, लेकिन उस शहर में पूरे आम्रकुंज में बिल्कुल मुक्ताकाश मंच पर वसंत में एक नृत्य समारोह होता था। ये संयोग है निशान की, जब मैं खजुराहो और बाकी सभाओं का संचालन करने के लिए, उद्घोषणा के लिए जब अब जाता हूँ तो मुझे नृत्यांगनाएँ मिलती हैं, और उद्घोषणा और इस सोहबत के बाद जब परिचय होता है और मैं कहता हूँ कि खंडवा से हूँ, तो कहते अच्छा वो जो वहाँ पे आम्रकुंज में नृत्य महोत्सव होता था, भाई हम बहुत छोटी थी लेकिन तब हम नृत्य करने वहाँ जाते थे। यानी मैंने बतौर मान सिंह से पूछा, और उसके बाद में ये जितनी भी नृत्यांगना है, प्रेरणा श्रीमाली हो, चाहे ये नलिनी कुमुदनी हो, चाहे ये रेड्डी परिवार, रेड्डी दंपत्ति, सारे लोग, ये सब इनसे बात करता हूँ। गोपालदास नीरज से जब मैंने लंबा इंटरव्यू किया जो मेरी किताब में, तो जब मेरी उनसे बातचीत पर मैंने कहा कि यार तुम सवाल अच्छे कर रहे हो, कहाँ से हो? मैंने कहा कि मैं खंडवा से। अरे खंडवा घंटा घर पे बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता था, वहीं से जाता था। सर मैं डायरी लेके जाता था और इस डांट के साथ घर से जाता था कि नोट करना है आपको कविता, और डायरी में नोट होना चाहिए। आज भी बचपन की डायरियाँ मेरे पास है। जब रात को 4 बजे अगर कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, यदि नीरज गा रहे हैं 4 बजे, आपके पास नोट होना चाहिए। सोम ठाकुर का गीत आपके पास नोट होना चाहिए जो उन्होंने गाया। माया गोविंद क्या गा के गई है ये आपको मालूम है।
दूसरे दिन हमारी लगभग इम्तहान जैसा होता था घर में क्या सुना? कि कल वहाँ पे कभी समझ तुम सो गए थे कि जाग रहे थे, कविता सुनी कि नहीं सुनी। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो खंडवा में हो चुकी थी। तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें आई, लेकिन अब केवल आ तो गई, लेकिन केवल रंजनकारी कलाओं के साथ आपकी सोहबत तक ये मामला नहीं। इनके साथ एक अंतर क्रिया करने का जो बोध है आपके भीतर, जो चेतना है, वो आपको जगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तब भी इतना ज़रूरी लगा नहीं। हुआ ये असल में कि मैंने ऑडिशन दिया आकाशवाणी का निशान। किस सन में? ये 1982 82 में, और हम खंडवा में थे और इंदौर आकाशवाणी हमारे से संबद्ध था। तो मैंने आकाशवाणी में जो ऑडिशन दिया वो बतौर सिंगर दिया, क्योंकि वहाँ से कंठ मिला था, तो मैं गाता था और मैं तब विशारद कर रहा था शास्त्रीय संगीत में, गायन में। तो मेरी परीक्षाएं तो चली रही थी, लेकिन क्योंकि मैं गाता था, स्कूल में बहुत सारे मुझे इनाम मिलते थे, तो मैंने फिर ऑडिशन दिया। तब आकाशवाणी में रेडियो में ऑडिशन देना बड़ी परीक्षा पार करने की तरह होता था। तो मैंने ऑडिशन दिया और मैं ऑडिशन में पास हो गया। मेरा पहला प्रोग्राम जो है, आप आश्चर्य करेंगे कि आमतौर पर तो बिल्कुल नवोदित कलाकार को जब आकाशवाणी बुलाती तो पहला रिकॉर्डिंग करती। मेरे पास आया और मुझे कहा कि आपका तो लाइव होना है। आप सोचिए कि वही सारंगी वादक, वही वायलिन वादक, बांसुरी वादक, हारमोनियम, तबला ले बैठे हैं और मेरा पहला ही प्रसारण जो है वो लाइव हो रहा है। तो गर्व भी था, लेकिन डर भी लग रहा था। जब वो मैंने कुछ गज़लें गाई, तो जब मैं गज़लें सीख रहा था तब मैंने ये गहराई से महसूस किया उन दिनों में कि दरअसल शब्द और संगीत का रिश्ता क्या होता है। शब्द तो आपके पास है, लेकिन उसके पास जब संगीत जाता है तो क्या नए तरह से असर करता है, क्या कलात्मक चेतना फैलती है, जिसके कारण वो शब्द जो अभी खामोश था वो एक धुन में बनकर अचानक एक नई शक्ति धारण कर रहा है। ये क्रम मेरा जानने समझने का फिर वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन फिर इसके और खुलासे आगे करूँगी। दो बिंदु में नोट करना चाहूँगा। एक तो विनय सर इतने अच्छे वक्ता है कि जब वो बोल रहे होते हैं तो इवन आप होस्ट हैं तो आप उन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहते, आप खुद सुनना चाहते हैं। पर दो बातें मैं यहाँ कहना चाहूँगा। अगले प्रश्न की ज़मीन भी उन बातों में है। एक तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप जैसा बता रहे हैं कि कवि सम्मेलन में डायरी में ये चेक किया जाता था कि आपने लिखा है क्या, क्योंकि अमूमन ये तो आप और पिछले समय की बात कर रहे हैं, मेरे समय में भी और अमित जैसे नए लड़कों के समय में भी कई पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। मुझे अभी भी कई ऐसे लेखक मिलते हैं, नए कवि मिलते हैं कि घर का नहीं बताएंगे, हम लिखते हैं। एक तो ये बड़ा अच्छा है। दूसरी चीज़ जो मैं लगातार नोट कर रहा हूँ सर, और सिर्फ अभी नहीं, हमेशा से ये देखता है, आप जब कलाओं के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक स्वर या एक संगीत आराधना का आ ही जाता है। जहाँ आप कला के बारे में जब बात या कलाकारों के बारे में बात करते हैं तो उसमें एक सात्विक स्पर्श उन बातों में रहता है। मैं ऐसे समय में 21वीं सदी में जब कला मोटे तौर पर एंटरटेनमेंट, कमर्शियल और एक सोशल मीडिया और बहुत ही व्यक्तिगत हो, तो कई लोग इस बात को समझने में थोड़ा सा शायद देरी कर पाते हैं। तो कला का एक बेहद ज़रूरी सात्विकी पक्ष है, कला का मानव जीवन में एक अंतर्निहित उपयोग है। तो मैं चाहता था कि इससे पहले हम कला की परस्परता पर कुछ जा ही रहे हैं, उससे पहले कला का मनुष्य के जीवन में कितना अहम योगदान आप देखते हैं, या मनुष्य कैसे मनुष्य बन पाता है कला की वजह से, उस पर मैं आपके विचार। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये बिल्कुल था। मैंने भी जब कलाओं से जब मैं जुड़ा भी और कलाओं से प्रतिकृत भी जब मैं हुआ, जब देखता भी रहा और सोचता रहा, तो इस रहस्य को समझने की मैंने कोशिश की निशान कि दरअसल कलाएं हैं क्या। कलाओं पर जब भी हम कुछ बात करते हैं और समझदारी का रास्ता तय करते हैं तो ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि कलाएं हैं क्या असल में। तो मैंने ये तय पाया लिख कर, पढ़ कर, देख कर और स्वयं के संज्ञान से कि दरअसल इस संसार को हमारे पहले भी अगर किसी अज्ञात शक्ति ने अगर गढ़ा है, तो ये संसार, ये यदि हम पूरा ऐसी निगाहें देखते हैं ब्रह्मांड में घुमा कर, तो लगता है कि जैसे एक सुंदर कलाकृति की तरह है। वो भरतव्यास कहते हैं ना कि हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये जगत, ये कौन चित्रकार है। अब आप देखिए कि एक फलक पर खिलता हुआ चांद है, पूर्वा से उठती हुई सूरज की रश्मियाँ हैं, कितनी पतली से धीरे धीरे सूरज उठता है, जैसे पूरा संसार ही अंधेरे से उजाले में आता है, जन जीवन जाग जाता है। हरी भरी वनस्पतियाँ हमें दिलराती दिखाई देती हैं,
दरिया में बहता हुआ पानी छल छल कर कोई झरना बहता चल रहा है, हवाएं सरसर सरसर चल रही हैं। ये आसपास आपकी क्या घटना घट रही है? ये क्या है? ये अपने आप में एक ऐसा सात्विक दिव्य अनुभव है जो हमें हमारे होने पर भी हमें अलग तरह से गौरवान्वित महसूस कराता है कि दरअसल इस कितने संसार में, इस सुंदर से रंगमहल में हमारा जन्म हुआ। तो ये तो हजारों वर्षों से हमारे पास सारी की सारी चीज़ें चली आई। अब इसको अगर देखते हैं तो सारी की सारी कलाएं आई कहाँ से? कलाएं दरअसल इसी प्रकृति से चलकर आई है। धरती, जल, आकाश, वायु और अति, ये 5 तत्व हैं। सारी सृष्टि में, प्रकृति में ये 5 तत्व हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी देह का निर्माण भी 5 तत्वों से हुआ। इसलिए जो प्रकृति में वो हमारे पास है, तो कलाओं को भी अगर मान लो यदि इस प्रकृति ने, उस अज्ञात शक्ति ने यदि पहले गढ़ा है, तो हम क्या हैं? हम स्वयं मनुष्य अपने आप में एक कृति है। तो हम तो ये सारी चीज़ों को लेकर आए हैं। इसलिए कलाओं का अभिव्यक्त करने के क्रम में दरअसल प्रकृति के प्रति हम अनन्य आभार की अभिव्यक्ति ही करते हैं। ये जो कुछ ही मिला है ना, ये मेरे माध्यम से अभिव्यक्त होने के रास्ते पर है। कितने सारे रास्ते हैं, रंग में, स्वर में, लय में, अभिनय में, कितनी सारी चीज़ों में है, देह गतियों में है। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं दरअसल उस 5 तत्वों के प्रति अपना आभार ही है। वो कितनी सुंदरता से अब जब ये करने जाएंगे तो सात्विकता सहज ही चली आती है। तो ये जो एक सात्विक पवित्र भाव है जो कलाओं के साथ है, और ये करते हुए दरअसल क्या है, इस प्रकृति ने जब हमें गढ़ा तो प्रकृति ने क्या दिया हमें? प्रकृति ने हमें उपहार में सौंदर्य बोध और लालित्य दिया। प्रकृति ने कहा कि समग्रता में रहना सीखो। देखो ना, ये चांद जो है अचानक भोर होते होते गायब हो जाएगा। सूरज कहा मैं आ रहा हूँ। फिर हवाएं हैं, फिर वनस्पतियाँ हैं, धरती से बिल्कुल एक आवाज़ देता हुआ बीज चटक रहा है, फूल खिल रहे हैं, सुगंध फैल रही है। ये सारी की सारी परस्परता में ही तो ये पूरा संसार सुंदर दिखाई देता है। तो कलाओं में जब हम उतरेंगे तो फिर परस्परता क्यों नहीं होगी? इसलिए कलाएं जीवन के समग्र बोध को साधती और मनुष्यता का उद्घोष करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कलाओं के पास जाएं या कलाओं से जुड़े या कला के सारथी बने। आपके इस पूरे चित्त में अगर सात्विक भाव नहीं है तो कलाओं में वो खुशबू व रंगत नहीं आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया सर। यही मैं ये ऐड करना चाहूँगा। एक तो कितना सुंदरता से आपने बताया, दूसरी बात यहाँ जो हमारे युवा साथी हैं वो तो बिल्कुल इस बात पर ध्यान दें कि मुझे ऐसा लगता है, इसी बात पर जोड़ रहा हूँ कि अगर कला को हम इस तरह नहीं ले पाए तो फिर कला में जिस आज़ादी के लिए हम जाते हैं, जब हम कला में चाहते हैं कि अपने स्व को भूल दें, कहीं गायब हो जाए, तो जब तक हम कला के प्रति वो आदर, वो सात्विकी भावना नहीं रहेगी और अगर वो सिर्फ एक बाजार का टूल बन जाएगा तो मुझे लगता है कि वो शायद प्रसिद्धि तो दे सकता है लेकिन वो शांति के दर्शन नहीं करा पाता। कि वो शांति के दर्शन नहीं करा पाता। अब मैं मूल बात पर, जो हमारा कला में परस्परता था, आपसे मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही, तब आपने बातों के दौरान एक वाक्य बोला जो मेरे दिमाग में चल ही रहा है तब से, कि जब हम शब्द की बात करते हैं तो स्वर में आना ही है। जैसे मैं भी अपनी वर्कशॉप में एक अलग तरह से कहता था कि शब्द ध्वनियाँ हैं, तो अगर आप ध्वनि में जाओगे तो संगीत में आना पड़ेगा, पर मुझे वो लाइन के शब्द से आपको स्वर में जाना पड़ेगा। या अगर हम इसे और आगे बढ़ाएं तो जैसे संगीत, जब संगीत सुनते सुनते वो हमारी देह में प्रविष्ट हो जाए, जब वो हम उस पर मटकने लगे, उछलने लगे, तब वो नृत्य में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि अब अगले हम कुछ मिनट एक एक करके थोड़ा सा इन कलाओं पर रोशनी डालें कि साहित्य का या लेखनी का संगीत से क्या संबंध है, तो संगीत नृत्य में कैसे निरूपित होता है और चित्रकला फिर इसमें कैसे आती है। क्योंकि हमारे कई मित्र ऐसे भी हैं जो किसी एक दो विधाओं को तो समझते हैं लेकिन उन विधाओं में रहने के कारण खुद को महसूस करते हैं कि वो दूसरी कला का रसास्वादन नहीं कर सकते, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप इन संबंधों को अगर एक एक करके मुझे भी गाइड करते चले लेना नहीं, बहुत अच्छा। ये जो मासूम सा सवाल था ये मेरा भी था, और मैं भी जो है जब ये सांस्कृतिक पत्रकारिता में जब मैं आया और मैंने जब लिखने पढ़ने का सिलसिला शुरू किया, तब ये लगा कि कलाओं को देखने के लिए भी आपके पास जो है एक संस्कार चाहिए। और हमारी परंपरा में कहा ही गया है कि देखना भी कला है, सुनना भी कला है। तो दरअसल कलाओं के पास अगर आप जाएंगे तो जब तक ये आपके पास में लियाकत नहीं है
तो फिर आप उनके पास ठीक से जा पाएंगे। तो मैं वहाँ से शुरू होता हूँ कि भोपाल में जब मैं आया और सांस्कृतिक पत्रकारिता में जुड़ा तो दो चीज़ें सौभाग्य से मेरे साथ आई। एक तो ये हुआ कि समझते में लिखने की बात आई, और दूसरी बात है कि मैं उद्घोषक भी था। तो अब दोनों ही स्तर पर मुझे जो है वो काम करने के अनुशासन जो है मेरे सामने आए। तो मैंने जब उद्घोषक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना शुरू किया तो आमतौर पर तो थोड़ा सा एक मुख्तसर में आप कुछ कह दें कि ठीक है अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है भगोरिया। अब आप भगोरिया बोल दिया, आपने थोड़ा सा 2-3 बता दिया, कनेक्ट कर दिया आपने कि ये झाबुआ के अलीराजपुर के जो भीलों द्वारा किया जाने वाला बसंत ऋतु में एक प्रणय नृत्य है जिसमें ऐसा होता है वैसा होता है, थोड़ा सा बोल दिया, हो गया काम। आपको यदि नौरता के बारे में बोलना है, आपको राई के बारे में बोलना है तो ये बोल दिया आपने। जनजातीय नृत्यों की बात आई तो उसमें भी यही है कि आपको एक थोड़ा सा आयोजक दे देते हैं। लेकिन मुझे लगा इतना हर काफ़ी नहीं, क्योंकि मैं जब देखता था मुझे लगता था ये जो 4-5 लाइनों का परिचय मैंने दिया है ये तो छोटी सी कड़ी है। लेकिन जब मैं देखता था मुझे लगता नहीं इसमें और कुछ है, इसमें और भी कुछ है। अब जब मेरी जिज्ञासु आंखें उसको जब देखती तो मुझे लगा कि ये नृत्य तो कुछ और है। तो मैं आपको बताऊं कि उस समय आदिवासी लोक कला परिषद हुआ करता था, ये जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी नहीं थी। तो वहाँ पर डॉक्टर कपिल तिवारी उसके निदेशक होते थे। तो जब मैं उद्घोषणा करना शुरू किया और मैं लिखता भी था तो उन्होंने कुछ संभावना मेरे भीतर देखी, तो वो उनके साथ लंबा साहचर्य मेरा होता था, वैचारिक साहचर्य। मैंने कई यात्राएं उनके साथ की और मैं ये बिल्कुल सार्वजनिक रूप से ये कह सकता हूँ कि कलाओं की जो अंतर्दृष्टि है वो मैंने निश्चित रूप से कपिल तिवारी से ही पानी शुरू हुई। तब मैंने कहा कि मैंने सर ये कल देखा है लोकरंग में नृत्य, इतना नहीं मुझे। तब उन्होंने मुझे कहा कि कलाओं को अगर आप देख रहे हैं तो पर्यटक की तरह मत देखिए, जिज्ञासु की तरह देखिए। पर्यटक की तरह देखेंगे तो आपको कुछ परिधान लुभाएंगे, आपको कोई रिदम हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए थिरकती आप ताली भी बजा दें, आप बढ़िया अच्छा सा स्टैंडिंग ओवेशन के साथ भी सम्मान कर दें, ठीक है। अंदर कितना गया उसने, भीतर के चक्षु खोले कि नहीं खुले आपके, वो लालित्य की लहर आपके भीतर पसरी कि नहीं पसरी। यदि वो नहीं गई तो आप बस केवल चाक्षुष आनंद लेकर आ गए। ये सिर्फ आंखों तक सीमित रहने वाला आनंद नहीं है भारतीय कला, ये दरअसल चित्त में पसर जाने वाला आनंद है, गहरा आनंद है, जिसे रसो वह सह कहा गया है। और कहा गया है कि ये जो रस है वो ईश्वर ही है। जब इस तरह से उन्होंने मुझे बताना शुरू किया तब मैंने देखा कि ओहो, ये दंडामी गौर नृत्य जिसका कल शाम को मैंने अनाउंसमेंट किया था, ये दरअसल क्या है। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि कैसे मिलती है कलाएं। तो ये आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का दंडामी गौर नृत्य, अब ये जो है दंडामी जनजाति है छत्तीसगढ़ की। दंडामी जनजाति जंगलों में जो है वो रहने वाले वो लोग हैं जो कि बस जंगलों में ही सब कुछ जीवन पूरा गुजार देते हैं, जो कुछ है वही। अब पता पड़ा कि दंडामी माड़िया समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य, उसका नाम गौर क्यों है? मालूम हुआ कि गौर नाम का एक विशाल गाय जो है वो बेड़ा होता है और वो जंगलों में अपनी पूरी दहशत के साथ में पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरे के पूरे वहाँ के वनांचलों को तहस नहस करता रहता है। अब दंडामी लोगों का जो है ये संकल्प होता है कि इसको मारा जाए, गौर का शिकार। तो गौर का पशु का शिकार करते हैं सब मिलके। जब शिकार में सफल हो जाते हैं तो उसको अग्नि को सौंपते हैं, मांस पकाते हैं और मांस पकाने के बाद में चारों तरफ सब जो है दंडामी इकट्ठे होते हैं और उसका मांस खाते हैं और आनंद विभोर होते हैं, इसलिए कि इस आखेट में हम सफल भी हो गए और हमारा भक्षण भी हुआ। प्रकृति तुमको धन्यवाद कि तुमने हमारे सामने भोजन प्रस्तुत किया। अब जब वो उस पूरे मदमस्त होकर जो नृत्य करते हैं वो दंडामी गौर नृत्य होता है। दूसरी बात यह है कि जब उसको देखा मैंने तो उसमें जो नर्तक हैं वो अपने सिर पर जो है एक सिंह का मुकुट लगाते हैं। वो मुकुट दरअसल वो जो सिंह है वो गौर पशु के सिंह होते हैं। अब देखिए कि सिर पर धारण करके आप देखिए कि वहीं से सारा का सारा आपने जो प्रतीक है, जो लालित्य है, जो सौंदर्यबोध है नृत्य का, वो आपने कहाँ से उठाया।
अब ये डिटेल्स के साथ में आप नृत्य देखेंगे तो आपको लगेगा, फिर देखते हैं, फिर जब आपकी जो 2 आँखें हैं ना, उसके अलावा एक तीसरी आँख भी आपको चाहिए, तो वो तीसरी आँख कुछ और तलाश करेगी। इस तीसरी आँख को हम सबको जागृत रखना है, यदि कलाओं की परस्परता भी देखना है, कहाँ कब क्या कैसी अंतर क्रिया हो रही है और कैसे ये पूरा का पूरा रूपक हमारे सामने आ रहा है। अगर हमने इस जिज्ञासा के साथ, इस प्रश्नाकुलता के साथ अगर हमने नृत्य को देखा तो नृत्य हमें अलग तरह से संबोधित होगा। अब बात आई शब्द और स्वर की, मैं बाहर हूँ तो देखिए, मैं जब उद्घोषणा की कार्यशाला भी करता हूँ तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप जिस माध्यम में काम कर रहे हैं वो माध्यम शब्द से भी पहले काहे का है, आवाज़ का है। तो शब्द से पहले आवाज़ का है, आवाज़ माध्यम है, फिर शब्द उसका सहारा है। तो सबसे पहले इस संसार में क्या था, इस संसार में साउंड, ध्वनि। ध्वनि आप जानते हैं ओंकार पहला तत्व है ना, तो वो प्रथम श्रुति तो ओंकार है, और शिव हमारे मध्य प्रदेश में ही नाद के रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर वो नाद का रूप है, क्या अद्भुत बात है साहब ये। तो वो नाद के रूप में प्रतिष्ठित, यानी हमारी इस देह में जो नाद आया है ना, वो नाद कहाँ से आया, वो शिव से चलकर आया है। और आप जानते हैं कि जब डमरू बजाया था तो पूरी सृष्टि आंदोलित हो गई थी। तो ये शिव है जहाँ से नाद चल के आया। हमारे अंदर क्या है, सत्य, शिव और सुंदर ही तो है हमारी इस देह, कलाएँ भी वही हैं। सबसे पहले साउंड, तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले शब्द से पहले शब्द बुनियादी तौर पर ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द आया और शब्द के बाद में लिपि आई, है ना। तो ये जो साउंड है वो तो हमारे भीतर है ही, यानी हमारे भीतर एक आवाज़ है। और यदि मैं कबीर के शब्द में कहूँ तो अनहद नाद है, अहरनिश बज रहा है हमारे भीतर, हर जगह नाद ही नाद है। ये बेजान सा दिखने वाला ये जो आपको अभी ये झूला है, ये आपको लग रहा है कि इसमें साउंड नहीं है। आप सोचते कि मेरी उंगली में साउंड नहीं है, जैसे मैं यूँ करूँगा तो आवाज़ आएगी, यानी यहाँ भी ध्वनि है, यहाँ भी ध्वनि है। सबसे पहले तो साउंड को समझना है। तो ये तो है एक बुनियादी स्थायी तत्व है हमेशा ही। अब जब शब्द की उत्पत्ति हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्ष की तपस्या के बाद में जब समझा कि यार ये जो ध्वनियाँ जो हैं इनकी तासीरों को समझा जाए तो शब्द का निर्माण होता है, तो फिर कहा कि इस देह में ही सब होना है। तो इस देह को समझा, तुमने कहा जब मैं ओठ जोड़ता हूँ तो अचानक बाहर निकल रहा है, ओहो ये मैंने गहरी सांस में हाथ निकल गया, ये मैंने दांतों को जोड़ा तो ता निकल गया, ये जीभ तालू से लगी तो था हो गया, ये तो चमत्कार है, मेरे पास ही सब कुछ है, सारे वेरिएशन मेरे भीतर ही है सब कुछ ही। तो कल्पना कीजिए कि क्या महान हमारे ऋषि मनीषी हैं जिन्होंने ये समझाया हमारी पिछली पीढ़ियों को, वहाँ से चल के भी विरासत हमारे पास आई, जिसमें हम शब्द को बुनियादी तौर पर ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि और उसके बाद में फिर ये शब्द ईजाद हुआ, शब्द के बाद में फिर अभिव्यक्ति का एक बड़ा संसार आया। इसीलिए नरेश सक्सेना अपनी कविता में कहते हैं, बच्चा लोरी नहीं संगीत समझता है। ठीक है, अब कल्पना कीजिए ना, इसको कहते हुए एक रूपक में जाइए आप। एक छोटा बच्चा है, माँ उसको सुला रही है, अब अबोध बच्चा है, सुला रही, लोरी भी गा रही है, लोरी गा रही की थपकियाँ दे रही हैं उसको। ठीक है, अब बच्चा मुझे बताइए कि क्या लोरी के शब्दों को समझ रहा है, नहीं समझ। माँ अपने लिए गा रही दरअसल उस वात्सल्य, यशोदा हरी पलना झुलावे, हलराई डुलराई मिलावे, चोरी सोई कछु लोरी गावे, मेरे लाल को आओ नरिया काहे न आने सुहावे। अब सूर लिखता है इस पर, यशोदा पलना झल रही है, छोटा सा कान्हा जो है वो उसको थपकियाँ दे रही, अचानक देखती है कि वो सो गया है। अब ये देखिए, ये जो अंतर क्रिया हुई उस बच्चे के और माँ के बोलने में, और वो जो भाव उसके साथ जुड़ रहे हैं, जो वात्सल्य के भाव तैर कर गए, वो बच्चा समझ रहा है, बच्चा लोरी के शब्द नहीं समझ रहा है। ये जो ताकत है हमारे भीतर, ध्वनि की जो ताकत है, ध्वनि में भाव अंतर्भाव निकल कर आते हैं। इसलिए हमारे संगीत ऋषि कहते हैं कि जो राग है ना हमारे, ये राग क्या है, इन रागों को हम आसानी से गा लेते हैं, लेकिन इन रागों को पूरी की पूरी इस कालचक्र के साथ में, इस पूरी प्रकृति की तासीर के साथ में और रस और भाव के साथ अंतर्क्रिया करते हुए जब हमारे ऋषियों मुनियों ने और साधकों ने हजारों बरस की साधना के बाद समझा, तब बताया कि दरअसल देव तो पावस पूरा हो जाता है। भटियार तो सुबह सुबह सूरज उगता है तब भटियार गाया जाना चाहिए। यमन तो संधि प्रकाश का राग है, सांझ ढल रही है, रात आने को है, वो जो संधि काल है
यमन तो तभी खिलेगा और मारवा तो तब खिलेगा जब रात गहरा रही होगी और आपके भीतर एक अवसाद और स्मृति का उजाला फैलेगा, तब मारवा ना आएगा। अब ये छोटी बात नहीं है, इसको समझ के अगर हम यदि मान लो संगीत को सुनेंगे तो आनंद दुगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा आपके पास। इसलिए गुलजार कहते हैं गीत कभी बूढ़े नहीं होते, उनके झुर्रियाँ नहीं होती। एक मौजू से धुन में जड़ दो तो नगमा फिर से सांसें लेने लगता है। ये कैफियत होती है। एक तो मैं धन्यवाद इस बात का दे रहा हूँ कि इतना लंबा लंबा बोल के आप समझा पा रहे हैं और सब लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं। नमस्ते। मैं संगीत की जो भी बात हो रही थी और मेरा ये प्रलोभन रहता भी है जब आप या आप जैसी कोई भी शख्सियत मेरे सामने होती है कि कम समय में मैं कितना कुछ उजागर करवा दूँ, तो मैं उन बिंदुओं को छू रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इस सभा में निकलने चाहिए। संगीत की हम बात कर रहे थे, स्वर की बात कर रहे थे। यहाँ से मैं शास्त्रीय संगीत को देखने समझने के संस्कारों की बात कर रहा हूँ। चूँकि ये बात तो सभी जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत कितना भी ज़रूरी है, लेकिन आज के समय में जो 21वीं सदी है धीमे धीमे अपना रेलेवेंस नए लोगों के आगे बीच में खो रहा है या युवाओं के बीच में खो रहा है। और उसका एक कारण युवाओं की तरफ से ये भी आता है कि वो दरअसल चूँकि उनकी उस परंपरा में ट्रेनिंग नहीं हुई होती है, तो वो कई बार समझ भी नहीं पाते कि दरअसल सामने जो बैठे हैं माशाल्लाह कलाकार ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब वो अपना आलाप ले रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप बातचीत में ही कह रहे थे कि संगीत में जैसे हम ध्रुपद की जब बात कर रहे थे, आपने कहा कि ध्रुपद का जो आलाप वो आलाप जब शुरू होता है और उसे एक लंबे समय तक खींचा जाता है तब जाकर भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बिल्कुल। तब आप उस रिलीजियसिटी में या उस स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि चाहे वो शास्त्रीय गायन और उसी के साथ शास्त्रीय नृत्य, एक आधुनिक मनुष्य के लिए, एक आधुनिक 21वीं सदी के भारतीय मनुष्य के लिए ये किस तरह से रेलेवेंट रहते हैं। और अगर कोई नया जिज्ञासु व्यक्ति शास्त्रीय नृत्य को, शास्त्रीय संगीत को समझना चाहे, देखना चाहे, तो उसकी शुरुआत एक दर्शक या श्रोता के तौर पर कैसे कर सकता है? भारत भवन में बैठना चाहिए या किसी को सुनना चाहिए? वो क्या चीज़ें हैं जो वहाँ उसमें जहाँ खेला जा रहा होता है वो कई बार लोग नहीं समझ पाते। जैसे मैं इसके साथ एक बात और बता दूँ, एक बार एक मुझे प्रसंग याद आया। कौशिकी जी भारत भवन में आई नहीं थी आज से 4-5 साल पहले, और प्रेम शंकर जी जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे बोला कि इस बार युवा भी खूब आए। तो युवा आ तो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शास्त्रीय संगीत की महफिल में ताली कब बजानी, तो वो किसी भी मुल्क की कहीं भी ताली बजाए। तो मेरा ये प्रश्न वहाँ से आ रहा है कि युवा किस तरह से शास्त्रीय संगीत को एप्रिशिएट कर पाए या उसका क्या प्रयोजन है उस पूरे स्वर का, आलाप का। जी इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यहाँ पर एक संगीत के बहुत ही बड़े गहरे अनुरागी विद्यार्थी प्रेमी और सर्जक हेमंत देवले का है। तो हेमंत भाई को संबोधित करते हुए एक सवाल का जवाब मिलेगा। हम शास्त्री पर और उसकी बारीकियों पर, उसकी जटिलताओं को खोलने को लेकर जो हमारे भीतर क्षमता होनी चाहिए उस पर बाद में आए, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एक परत नीचे जाके सोचने की आवश्यकता है। शास्त्र बाद में आया है, पहले लोक आया है। बिल्कुल, लोक पहले आया है और कहते हैं कि वेद से भी पहले लोक था, क्योंकि लोक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रकाश है। जितना सामने दूर तक हमें दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो लोक है। तो लोक तो था ही पहले, उसके बाद में फिर जो है वो वेद ने भी अपनी तरह से ये देखना समझना शुरू किया। और जिस तरह से और हमारे वेद क्या है, वो तो प्रकृति के ही गायक है, भाई उद्घोष है, उन्हें हमारे वेद की ही पूजा है, प्रकृति की पूजा है। वो तो कहते हैं कि ये सारी की सारी ये धरती माता है, आकाश पिता इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले तो ये है कि हम जीवन को पहले पहले बुनियादी तौर पर समझना बहुत आवश्यक होता है कि हम अचानक प्रवेश करते हैं। जब अचानक प्रवेश करते हैं बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी उसके, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी निस्संग दिखती हैं। तो कलाएं, मैं अभी यही कह रहा था कि आप स्वयं किस लिए जा रहे हैं। आप कौशिकी के क्या पाले पहन के आइए वो देखने जा रहे हैं, तो आज कौन सी साड़ी पहन के आएंगे, आज छन्नूलाल जी कौन सा दुपट्टा और कुर्ता पहन के आएंगे, क्या ये देखने के लिए पहन, या वो चूँकि उन्होंने प्रकाश झा की फिल्मों में गाया है सांस अलवेली, इसलिए वो छन्नूलाल मिश्र जी आ रहे हैं क्या। यदि इस
संदर्भ से भरकर अगर आप जा रहे हैं तो छन्नूलाल जी को सिर्फ देख कर आप आ जाएंगे, है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि ना, बनारस घराने की ठुमरी को आज गाने वाले कमाल है। आज तो चैती सुनना है उनसे, आज तो वो शिव का मसाने में खेले दिगंबर वो सुनना है। तो फिर क्या है कि आप छन्नूलाल जी को या इसको समझने का अलग दरवाज़ा खोलेंगे। दिक्कत यह है कि हमारे पास में ऐसे जिन रसिकों की आप बात कर रहे हैं, ये दरअसल बहुत ही शौकिया तौर पर और अजीब किस्म की इस ग्लैमर से भरकर कलाओं के पास आए। लेकिन वो लोग जिनके फाउंडेशन में कहीं घर में गूंजते हुए माँ के कंठ से निकला हुआ लोकगीत अगर कहीं ठहर गया होता है तो वो अलग तरह से कृष्ण स्थित करके जाते हैं। वहाँ से दरअसल आपका संगीत के प्रति प्रेम, आपने कितना अपने समय में रेडियो को सुना, कितना आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने यहाँ होने वाले अनुष्ठानों में हिस्सा लेते रहे। घर में हमारे कितने सारे 12 महीने में कितने सारे पर्व त्यौहार आते हैं। और मैं तो याद करता हूँ, मुझे तो बहुत सारे लोकगीत भी भाई याद है। मैंने कभी वो डायरी बनाई नहीं, पर बस सुना मैंने। जो वाचिक परंपरा है ना, जो ओरल ट्रेडिशन है जिसके चलते आई है। अब मैं गणगौर के गीत, अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो मैं वो संजय महाजन से बात कर रहा था, तो रथ सजाने की बात आई तो वो सजा था, मुझे अच्छा नहीं आया, तो मेरे को एकदम श्रृंगार गीत एक याद आ गया। तो उन्होंने कहा, यार आपको ये गीत किससे याद था? तो उनको लगा कि सिर्फ एक पत्रकार के रूप में मैं कुछ सवाल करूँगा। जैसे निशांत बिल्कुल डिटेल से बात कर रहे हैं, तो ये आपके भीतर होना चाहिए। ये जो आप संगीत की, शास्त्रीय संगीत की समझ की बात करते हैं, इसके पहले तो आपका एक जो प्यासा मन है ना, सबसे पहले अपने अंचल के संगीत को सुने, उन गीतों को सुने, पहले लोक में जाए। लोक को जब समझेंगे आप, उसकी अनघड़ता का सौंदर्य जब आपके भीतर आएगा, जब वो हृदय आपका जो सिंचित होगा, उस सिंचित हृदय को लेकर जब आप शास्त्रीय संगीत की सभाओं में जाएंगे ना, तो आपको ताल में मजा आएगा। आपको जब सम पे गिरेगा जब तबला, तब उसका आपको आनंद आएगा। तब जो लय तारी और मुर्गियाँ जो लेगा गायक, तब उसका आपको मज़ा आएगा। जब झाला में अचानक सितार जो एक अलग तरह से झरने की तरह झनकत होगा, तब आपको उसका आनंद आएगा। ये प्रक्रिया जो हमारे यहाँ है, मैं निशांत से जब बात कर रहा था औपचारिक रूप से, तब मैंने ये कहा कि दरअसल ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास में आती हैं, ये आती कहाँ से है? ये लगातार आती है हमारे लगातार प्यासे रहने से। जितनी प्यास आपकी गहरी होगी, उतना आपके पास में चला आएगा। अब हम आपके सबने बहुत उतनी निगाहों से अगर इनको देखना शुरू किया, बात कुछ और होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्रीय संगीत को समझने की बात है, तो मैं सारे युवा यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले तो आप सब कहीं न कहीं किसी न किसी अंचल से आए। कोई बुंदेलखंड से होगा, बघेलखंड से होगा, मतलब देश से बाहर के होंगे तो आप बिहार, उत्तर प्रदेश कहीं के भी हो सकते हैं, आप बंगाल के हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी ज़मीन से उठते हुए संगीत को, वहाँ की कलाओं को ठीक से पहले आप देखें। वहाँ से जो आप संवेदनाएँ भर कर लाएंगे, वो सारी की सारी कुल मिला के देखिए। भारतीय संस्कृति की सबसे अहम जो खासियत है, वो यही है कि वो बहुलता में एकता है, और एकता में वो बहुलता को साथ देती है ना। ये दोनों चीज़ें परस्पर हैं उसके साथ में। लेकिन जो कॉमन उसमें जो रहना बिना है वो क्या है? वो ये कि भावात्मक रूप से ये पूरी एक ही। बेटी की विदा होते हुए किसी भी बोली में गाना गाया जाए, अश्रु तो आंख से एक जैसा है। ये जो ताकत है, ये जो विविधता है, लेकिन क्या है? भावात्मक अंतरंगता जो हमारी कलाओं की है, वो सबसे अहम चीज़ है। आपके भीतर शास्त्रीय संगीत सुनते हुए भी मत समझिए कि ये दरअसल किस राग है, लेकिन वो गाया हुआ अगर आपको आंदोलित कर रहा है तो गायक की सफलता है, संगीत आपके पास पहुँच गया, ठीक है। लेकिन केवल उसकी धड़कनों को और उसके साथ उठती हुई उन आवाज़ों को कि अरे अरे अब सबने ताली बजाई तो मैं भी बजा दूँ, अरे ये तबला वाला अब तो कुछ कर रहा है, कुछ तिलिस्मी जादू कर रहा है तो मैं ताली बजा दूँ, ये बिल्कुल। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे, तो मुझे याद है कि जब उनकी आखिरी सभा थी, तो हरिप्रसाद जी के साथ जुगलबंदी की हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप सब लोग आए, मैं कई बार आता रहता हूँ संतूर बजाने के लिए के साथ, तो आप बहुत आए, आपका धन्यवाद, आभार। लेकिन बस आपसे एक निवेदन है कि जब आपको बहुत अच्छा लगे तो ताली मत बजाइए। ये उन्होंने कहा था। लोगों को लगा कि बोलेंगे कि तालियां बजाना है, तो तालियां मत बजाइएगा, उसको महसूस करिए, उस संगीत को भीतर उतारिएगा, है ना। क्योंकि आपको नहीं पता कि दरअसल उस समय मैं क्या चमत्कार कर रहा हूँ।
वो चमत्कार संतों पर नहीं घटेगा, चमत्कार चित्त पर घटेगा। ये जब घटना घटेगी तब जाके संगीत जो है वो अपने उत्कर्ष पर पहुंचेगा, वो दरअसल सच्चे अर्थों में पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने भीतर रसिकता पैदा करें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, निशान की कलाओं की जो समग्रता है ना, उसको समझने के लिए भी और उसको देखने के लिए भी आपके पास जो मन है ना, मन बहुत प्यारा होना चाहिए। मतलब बस हाँ, मतलब क्या है, क्यों आप ऐसे मत दम्भ पालिए ना, खुला रखिए ना, बहुत प्यार से भर जाइएगा, आने दीजिए ना जरा यहाँ से वहाँ। वो हमारे दादा ने एक रूपक लिखा था, बड़ी इच्छा थी तुम्हारे निर्मल हृदय में डुबकी लगाने की, बड़ी इच्छा थी तुम्हारे निर्मल हृदय में डुबकी लगाने की, पर तुम्हारे चेहरे पर खड़े दम के पहरेदार ने भीतर ही ले जाया। ये दम का पहरेदार है ना, इसके भीतर ये जा ही नहीं रहता। संगीत को जाने दीजिए ना, थोड़ा सा कान से हृदय तक पहुंचने दीजिए ना, उसको स्मरण रहने हुआ। वो नृत्य की देह गतियों को देखते हुए आपकी देह में आलोड़न अगर नहीं हो रहा है, उस नृत्य का क्या औचित्य है? वो नर्तकी तो मोक्ष को प्राप्त कर ही रही है, लेकिन आपको भी साथ लेकर चलना चाहती है। ये कलाएं हम अपनी उंगली पकड़कर, अपनी बाहों में थामकर आपको मोक्ष के द्वार ही तक तो ले जाना चाहती है। वरना क्यों आए आप मीलों दूर पार करते हुए भारत भवन के अंदर? वापस लौट जाइए। केवल सतही मनोरंजन के लिए आए क्या? नहीं। तो एक प्यारा सा मन लाइए, दरवाजे खोल दीजिए यहाँ के, फिर प्रवेश कीजिए, देखिए ना कलाएं कैसे भीतर कर सकती है। बिल्कुल, बहुत ही जो भी ऐसे साथी जो भी कला में युवा हैं, उनके लिए तो ये सलाह बिल्कुल मौजूद है। मैं आखिरी चरण सवालों का जाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो अगर जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उसका क्या है कि जैसे मैं भी कविताएँ लिखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें संगीत को थोड़ा सा मिक्सअप करता हूँ। मतलब जब मैं लिखूँ तो लय में लिखूँ। शुरुआत समय में मैंने बिना संगीत के लिखा और कुछ बहुत कम कविताएँ लिखी, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छी कविताएँ ऐसी जिसमें मैं लयबद्ध कविताएँ। तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपना जो अनुभव है वो बताता हूँ, उसमें ये है कि कभी संगीत से शुरुआत होती है, कभी शब्दों से शुरुआत होती है, कभी भाव पहले आ जाता है, तो वो जो ड्यूल ड्रम है वो चलता रहता है। बैलेंस का तो बैलेंस नहीं होता है उसमें एक प्रक्रिया आपके तरफ से। जी ठीक है, तो आपका जवाब देने के लिए मैं एक मेरी स्मृति को थोड़ा सा मैं छेड़ना चाहूँगा और वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप सब लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम तो सुना ही है, और क्योंकि मेरी ही पीढ़ी के बहुत सारे लोग बैठे, तो हमको याद है कि भारत भारती का, हमारी बाल भारती थी, और बाल भारती में भारत भारती का एक गीत जो है सबसे पहले पन्ने पर पढ़ते थे, वरदे वीणा वादनी करते, है ना, प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र भारत में, है ना, ये था। ठीक है, अब ये गीत किसने लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब क्या हुआ कि मैंने तो पढ़ लिया, सब लोग हम पढ़ के, और हमने पढ़ भी लिया, उसके प्रसंग संदर्भ से व्याख्या करके 5 में से 5 नंबर ले लिए, हमने पास हो गए, आ गए। अब हुआ ये कि मेरे भीतर अटका रहा ये, और अटका ऐसा रहा कि जब मैं मधुकली युग ग्रंथ में बतौर गायक को प्रकाश चौरसिया जी के साथ मैं 30 साल तक मैं उनके समूह में रहा, तब दरअसल मैंने देखा कि जब हम उसको वृंदगान की कंपोजिशन सिखाते थे, तब गीत को कंपोज कैसे करना था, उसके पहले हमारे 2-3 सेशन होते थे जब हम कविता को पहले समझते थे। तो आते थे यहाँ के साहित्यकार लोग की कविता को पहले समझाइए कि ये जो निराला के गीत को या नवीन जी के गीत को, माखनलाल जी के गीत को अगर हम गा रहे हैं तो पहले उस कविता को समझिए। तो निराला जी का एक गीत आया बादल, और उसमें झूम झूम मृद गरज गरज राग अमर अंबर में भरे चल, एक अब ये गीत है, और इस गीत को जब आगे वो बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वाकई में जैसे घटाटों बारिश हो रही है। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज, गर्जन भैरव संसार उथल उथल कर रहा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, कमाल की बात थी।
उसमें कैसे गिर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ ना यूँ देखता हुआ मुझे चला। ये निराला की कविता। जब उसको समझा तो उस समझने के क्रम में फिर मैं कुछ किताबों की तलाश में, और मैंने देखा कि निराला की साहित्य साधना, उनके साथ उनके रूम मेट थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा उनके रूम पार्टनर थे, इलाहाबाद में उनके साथ रहे। तो उन्होंने निराला के पूरे उस अवघड़ चरित्र को भी, उनकी अलमस्ती को भी और उनकी पूरी साहित्य साधना को सबसे करीब से देखा। तो जो लिखते हैं और वो जो प्रसंग है उससे तुमको उत्तर मिलेगा कि निराला ऐसे थे। तो निराला क्या है कि तब जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी मनोहरा, नई सी जो दुल्हन आती है, तो उसमें क्या हुआ कि सांझ ढले आले में रखे भगवान के लिए दीप आड़ा, दिया जलाया, और मनोहरा ने दिया जलाते हुए जो गाया, जो विनय पद गाया तुलसी का, कंदर्प अगणित अभित छवि नव नीर नीर सुंदरम, ये तुलसी का पद है। श्री रामचंद्र कृपाल। तो जब निराला ने पत्नी के मुख से मनोहरा से जब ये सुना और वो इतना सुंदर गा रही थी से गाकर, तो निराला को लगा कि शब्द में ऐसी सुंदर भी है, ऐसी लय भी है, ऐसी अनुगूंज भी है, क्या उदात्त चित्रण है ये राम की सुंदरता का। वो हो तब शब्द अलग तरह से, कविता अलग तरह से संबोधित की निराला जी। और तब निराला ने ये तय पाया कि मैं तो अभी तक शब्द की बाजीगरी कर रहा था, मुझे संगीत भी समझना चाहिए। तो निराला की जो गीत है वो पूरे मीटर में, लय गतियों में इतने अनुशासित और इतने सिद्ध गीत हैं कि आप उसमें एक शब्दों को इधर से उधर नहीं कर सकते। ये जो अनुशासन है जो चल कर आया, ये निराला ने कैसे पाया? उनकी पत्नी मनोहरा से जब ये संगीत सुना। निराला खुद ही तुलसी के बड़े भक्त थे, लेकिन वो उनके पास उसका असर शब्द का संगीत के माध्यम से पहुंचा। तब जिस तरह से, इसलिए गीतिका नाम का 1936 में उनका एक संग्रह है निराला का, और उसमें जो सारी गीत हैं वो राग के साथ निराला जब इलाहाबाद, जब कोलकाता में थे, तब गुरुदेव के सानिध्य में आए टैगोर के, उन्होंने रविंद्र संगीत सीखा। निराला बाद में हारमोनियम बजाने लगे, और ऐसा कहते हैं कि जब निराला, उनको भैरवी वो प्रिय राग होता है, जब निराला हारमोनियम बजाते थे तो बस उनकी सत्तान चाहिए, माथा भी इतना लट लाट उनका, इसलिए उनको महाप्राण, तो उनको ये दिया गया, उनको अलंकार दिया गया। निराला थे सूर्यकांत त्रिपाठी के महाप्राण, ऐसा महाप्राण कवि हमारे समय। तो मैं ये कह रहा था कि जब तुम यदि इस तरह के गीतों को लिखने के, कविता, जब तुमको कविता ऐसा लग रहा है कि छंद के रूप में आई, हर कविता छंद में अटती है ना, वो कविता होती जो खुद अपना छंद तलाशती है। आपके भीतर अगर लय का संज्ञान है, आपके भीतर अगर गीतात्मकता है, तो धीरे धीरे वो उसी शक्ति में आएगा और वैसा रूप है। इसलिए संगीत के आरोहों को भी समझिए, जैसे निराला समझिए। अगला प्रश्न आप ही पूछिएगा, मैं उससे पहले बस एक बात ऐड कर दूँ। विनय सर की किताब में एक प्रसंग है जहाँ एक बातचीत के दौरान आपसे, मैं नाम भूल रहा हूँ कौन कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो नई कविता है जिसमें हम आप अभी लिख रहे हैं, नई कविता के संगीत पर अभी और काम होना बाकी, जो हम आपको कर, जैसे रघुवीर साई ने किया हुआ है, मंगलेश डबराल जी कि रघुवीर साई जी ने वो काम किया, नरेश सक्सेना जी ने किया। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हम लोगों पर भी दारोमदार है कि नई कविता का संगीत सच में क्या हो, उस पर अहर्निश काम करते रहिए। आपका सर, दरअसल मेरा आपका शब्द सर सुरेंद्र सिंह। तो दरअसल मेरा सवाल नहीं, मेरी जिज्ञासा है। आपको सुना तो एक मन में पैदा हुई कि मैं जब कक्षा 1 से 5 तक जब मैं स्कूल में था, तो मेरे अंदर जो राग और कला के प्रति एक अलग लगाव, लेकिन जब मैं कक्षा 5 के बाद फिर वो जर्नी मेरी भोपाल तक आई, ऑलमोस्ट 15-20 साल, तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ था। लेकिन पिछले 6 साल से जब आप जैसे लोगों के संपर्क में आया, तो अभी मुझे लगा कि कुछ मेरे को महसूस हुआ कि मैं उस अपने टच में आया हूँ। तो इस यात्रा, जो जीवन की जर्नी में, इसमें आप कैसे देखते हैं कि ये चेतना कहाँ गायब हो गई थी, कैसे मैं अपने आप से? देखिए, असल में
आपके ऊपर है, आपकी चेतना आपको कहाँ ले जाती है ना। अब देखिए, आपने यही कहा कि आप यहाँ पर आए तो आपका चित्र बदला, तो यहाँ आना ये अपने आप में एक आपका भाग्य है कि आप यहाँ आए। फिर यहाँ आए भी तो हो सकता था कि आप भी न्यू मार्केट के पान की दुकान के सामने खड़े होकर शाम में गुलजार कर सकते थे, है ना, ये आपके ऊपर। लेकिन आपने क्या सोचा, ये कहा कि नहीं, मुझे भारत भवन गोविंद भवन है ना, जनजातीय संग्रहालय ऐसी जगह मुझे जाना चाहिए जहाँ पर कि ऐसे लोग। दरअसल आपको पता है, आपके भीतर एक प्रकृति है, वो आप नहीं है। आपके भीतर कहीं कोई दबा सा वो निकल गया है। जब अवसर पाया तो उन गलियों को भटका। अब भटकते हुए कुछ न कुछ हासिल तो करेगा, तो ये हासिल करने के क्रम में आज आप इस बातचीत में यहाँ पर, है ना, ऐसे तो नहीं आ गए। तो ये सारा का सारा आपके भीतर, आप अपने राग अनुराग को हमेशा बहुत गाढ़ा रखें, अपनी प्यास बनी रहे। ये जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना प्यास से भरे रहेंगे ना, उतना आपके पास में वक्त आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरी जो किताब है, बताइए नहीं, ये मेरी जो किताब है, मैं इसके इसलिए आपको बता रहा हूँ आपके उत्तर के लिए। ये सफ़र पर आवाज़ है, इसमें 40 लोगों के लंबे इंटरव्यूज थे, और ये मैंने एक समय में कर लिए थे पिछले 20-25 सालों में। अब मुझे आश्चर्य होता है कि ये कैसे कर लिए गए, लेकिन ये तब के मेरे इंटरव्यूज थे जब मैं भी संस्कृति और कलाओं के गलियारे में जाता था, और हमेशा मैं प्रश्न की हमेशा मेरे पास कोई प्रश्न नहीं होता। मैं कभी इस अहंकार से भर के नहीं जाता था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं ऐसा बहुत कठोर हाथ सामने करके तो आई एम फ्रॉम सच ना। मैं हमेशा चरण छूकर ही मैं पत्रकारिता करता था, क्योंकि इन लोगों के सामने बैठना ही अपने आप एक बड़ी बात है। लेकिन प्रश्न मेरे पास हमेशा, यदि मेरे पास प्रश्न नहीं होते तो ये उत्तर नहीं आते। इसलिए कपिल तिवारी जी कहते हैं कि उत्तर तो इस संसार में मौजूद है, प्रश्न को उसके पास जाने की जरूरत है। आप एक प्रश्न की तरह हमेशा बने रहेंगे ना, एक प्यास की तरह बने रहेंगे, तो हमेशा आपके सामने एक उत्तर मौजूद मिलेगा। पता नहीं किस भाषा में मिलेगा, किस स्वरूप में आपको मिलेगा, ये आपको नहीं पता, लेकिन जरूर उत्तर मिलेगा। आज के दौर के जो जिज्ञासु बच्चे हैं, हम जैसे, जो कला के प्रति तो बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, पर घर वाले बोलते हैं कला में ही घुसे रहोगे तो बाल बच्चों का पेट कैसे पालोगे, घर कैसे चलाओगे, पेट्रोल कैसे डलाओगे। तो सर इंटरेस्ट तो कला में, संस्कृति में और आप जैसे अच्छे लोगों को सुनने में, पर परिवार कैसे चलेगा, तो ये दोनों को हम कैसे कोऑर्डिनेट करें सर? देखिए, ये हर कलाकार मतलब मैं मान के चलूँ 90% कलाकार उन सब की कहानियाँ हैं। उनके पास एक ऐसा एक समय के इस रास्ते पर एक ऐसा पड़ाव खाकर इस सवाल से कभी जूझ जाता है। क्या होता है, आपकी कुछ जगह होती है, जुनून, संकल्प और उसके साथ एक संघर्ष। हम लोग यदि मान लो सुविधा का रास्ता बनाकर चलते हैं, वो कहते ना कि आलोक चटर्जी से मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो कहा गया तुम NSD तुमने कर लिया तो ओमपुरी तुमको स्वर्ण पदक प्राप्त हुई, वर्ल्ड में क्रिस्टियन है, ओमपुरी के बैच के थे, इरफान तो पहुँच चुके। आलोक से जब मैंने उसकी लड़कियों को पहले लंबा इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत मौके आए। संजय भंसाली तक का उसके पास ऑफर आया। उसने कहा लेकिन नहीं, मैंने बाबा से, मेरे गुरु से शपथ खाई थी कि मैं नाटक ही। अब ये जिद तो पाल ली, उसके बैच के बहुत सारे लोग जिस समय एक सितारा शख्सियत अर्जित करते थे, है ना, जिनके आसपास खड़े हो जाते थे, भीड़ हो जाती थी, उस समय आलोक मोदेसी को बहुत सुनता था, लेकिन अपनी सौगंध पर कायम। उसने कहा मुझे मरण का त्योहार भी स्वीकार, लेकिन अपनी जिद पर वही आलोक है जो देश भारती के तहत, वही आलोक है जो नट सम्राट और मृत्युंजय हीरोदत्त नायक, ये आलोक है जिस बात पूरे लोग सारे के सारे लोग शिद्दत से याद करते हैं। वो मुकाम उसने हासिल किया कि आज उसके आगे कोई रेखा अभिनय की उंगली खींची ही नहीं जा रही है। मैं अगर गलत कर रहा हूँ हेमंत भाई, आपको यदि वो हैसियत पानी तो उसके लिए चुकाना पड़ेगा। एक वाक्य कहीं पड़ा था, जीवन में कुछ मुस्कुराहटों की कुछ कीमत
कीमत चुकाने को तैयार हो तो फिर देखिए मुस्कुराते हैं, लेकिन अगर आपने समझौता कर लिया तो फिर कोई बात नहीं। और फिर ये सारी की सारी चीज़ें कहते हैं कि आपके सपने का संघर्ष से जब रिश्ता बन जाता है तो प्रतिभा प्रज्ञा में बन जाती है। नहीं तो प्रतिभा जो है वो धीरे धीरे से होता है। तो प्रज्ञा में अगर बदलना है ना तो इसका संघर्ष से रिश्ता है। तो ऐसे सौभाग्य होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हारने के लिए कहता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसके बावजूद भी आपके भीतर एक भीगा था, इसके चलते आप आए हैं, इसके चलते आप जाते हैं, अलग अलग मंचों पर जाते हैं, आपकी हैसियत से भर के आपको घोषणा करते हैं, किताबों की तह में जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके भीतर अभी भी हैं। आपके पास ये है, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास सब कुछ अभी काबू नहीं हो गया, आपके भीतर वो नमी बची नहीं है। तो बचाए आपको नहीं पता आने वाला कल परसों 4, 6, 10 महीने बाद, साल बाद हो सकता है आप अलग तरह से प्रकाशित हो सकते हैं, और नहीं तो एक अच्छे भविष्य को आप हैं याद। सर जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे सूरज बड़जात्या जी की जो फिल्म है विवाह और एक विवाह ऐसा भी, आई एम द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ बोथ द मूवी। मैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन में रहा। सूरज जी हमेशा मुझसे बोलते हैं सरोजिया जी आप आ जाइए मुंबई, और मैं परिवार वाले कहते भैया ये काम संभाल लो, मुंबई रहता। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, समझ भी नहीं आता कि व्हाट शुड आई डू राइट, ये संभालूँ या कला। देखिए इसके लिए ये बड़ी एक दुविधा है। ये तो तय है कि देखिए हमें तो किस पार या उस पार है ना, ये तो होता ही, ये तो होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, हमेशा जीवन में सारे सपने तो पूरे होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सपने अधूरे ही सही, लेकिन होते रहना चाहिए। अचानक उनको अवसर देना चाहिए कि सपने तो होना चाहिए, किसी भी दिन अचानक मौका आएगा और फिर वो सपने हो सकते। सर दो प्रश्न और। हाँ जी जैसे सर आपको ऐसा कहा जा रहा है बात कर रहा है कि सिनेमा करता है इसके पीछा हमारे संस्कृति पूरी जाती है, और इतने सालों में काम नहीं हुआ, और अचानक 3-4 सालों में हमारे भारत की संस्कृति इसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं गया, किसी पर सरकार का ये स्थिति के बारे में आपके साथ क्या सोचता है, क्या ये सब नहीं? देखिए सिनेमा माध्यम की जो उपज है वो एक बिल्कुल व्यावसायिक माध्यम के रूप में सिनेमा हमारे सकते हैं, व्यावसायिक, क्योंकि सिनेमा दरअसल भारत का माध्यम आया हमारे पास वो बाहर से है ना, क्योंकि वो पूरी तरह तकनीकी पर आधारित पूरी विधा है। तो भारत में जब आया तो भारत के अनुकूल उसको बनाने की कोशिश की गई कि जो कुछ भी है, लेकिन आपको पता है कि सिनेमा बहुत महंगा है, उसमें धन लगता है, और आपने निर्माण भी कर लिया, उसका उसकी पहुँच की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जयप्रकाश शौक से हमेशा लिखते थे कि सिनेमा की अपनी एक कुंडली, हर सिनेमा की एक कुंडली होती है, पिक्चर बन जाता है उसकी कुंडली। अब उस कुंडली में कहाँ मंगल बैठा है, कहाँ राहु, कहाँ केतु बैठा है, ये खुद बनाने वाले को मालूम नहीं होता, वो अगोचर अज्ञात और बन जाता है। इसलिए अपनी वाहन कृति बनाने के बाद भी राज कपूर की बहुत अच्छी फिल्म मेरा नाम बताइए, आज अगर उसको हम देखें तो लगता है क्या खासियत, कितना जीवन का दर्शन है उसमें, क्या मर्म छुपा है उसमें, एक एक दृश्य उसका, एक एक गीत और अभिनय का एक एक खतरा, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आत्मा से ही निकला हुआ है। लेकिन उस समय, लेकिन बाद में उसको आप तो OTT प्लेटफॉर्म पर जाके देखेंगे तो उसको कितने सारे व्यूज हैं। लेकिन तो ये क्या है कि सिनेमा माध्यम एक तो है बहुत महंगा माध्यम है और पूरा कमर्शियल है। मैंने बहुत सारे सिनेकर्मियों से इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा कि यार बहुत ही आपके लिए ऐसा लगता है कि बने बनाए उत्तर देना है तो हम उत्तर दे देंगे, लेकिन यार सारी बात ये है वो चाहता है कि अब ऐसा करते हुए भी अगर आप अच्छा कर ले, या अच्छा यदि सिनेमा कुछ करता रहा
तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे कि बहुत सारी साहित्यिक कृतियों पर हमारी फिल्में बनती हैं। हमारा संगीत जो है सिनेमा का, क्या कमाल का संगीत है, जो हमारी ज़मीन से उठता हुआ संगीत है। इसमें हम नौशाद जैसे लोगों को देखते ही हैं। मणि कॉलोनी अच्छी फिल्म, तो बहुत अच्छे निर्माता है जिन्होंने व्यावसायिक सौदा उतना नहीं किया, लेकिन सिनेमा को सृजन की तरह, सिर्फ मनोरंजन की तरह। तो हमेशा ही हर दौर में ऐसे होते हैं। अब देखिए, अगर अभी संगीत की हम बात कर रहे हैं, अब निशांत ने तो अपनी तरह से इतना सोफिस्टिकेटेड सवाल, इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत तो लोक संगीत था, लेकिन वो फोर संगीत की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो बज रहा है, जो कि देखने में तब्दील हो गया है, सुनने में का नहीं रहा सकता, वो भी संगीत है। अब हम सोचते हैं कि वही सच है क्या जीवन का, कि यही ना, वो शाश्वत संगीत नहीं है, वो आएगा समय के साथ चला जाएगा। असली ठहर जाएगा वो ठहर जाएगा जो कि आपके भीतर की श्रुतियों को सिद्ध करता हो सकता है, वो ठहरा जाएगा। तो सिनेमा के दौर भी ऐसे आते रहे जाते रहे। अच्छा सिनेमा भी हमारे सामने कितना अच्छा है। सिनेमा के स्वर्ण काल को देखते हैं तो देखिए ना, वी शांताराम भी हमारे समय के वहाँ से चलकर आए, उसके बाद से कितने सारे डायरेक्टर्स आए, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में भी बनाई। और अब ये बात तो तय कि सिनेमा जो है वो ज़बरदस्त लोकप्रिय बात है। ये भी कहा कि सिनेमा असर अच्छा भी करता है, और सिनेमा से निश्चित रूप से हमारी